Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tuitions and your teacher, mentor and friend. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर की। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है। इन दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, then sexual reproduction in plants, sexual reproduction in animals, sexual cycle in females, birth control and STDs, that is sexually transmitted diseases. So without any further delay, let's get started. तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर हमने बात की थी कि ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करनी पड़ती है फॉर सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन उनमें से एक है। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? अगर हम इस वर्ड को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ दें, यानी कि री और प्रोडक्शन को अलग अलग कर दें, तो इसका मतलब काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। री मतलब अगेन एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। तो यानी कि रिप्रोड्यूस करना, किसी भी एक चीज को दोबारा से बनाना। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम प्रजाति, सेम स्पीशीज के नए इंडिविजुअल्स को बनाने का जो प्रोसेस है उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। अब हम हमारे फोर फादर्स के बारे में, हमारे दादा परदादा के बारे में कैसे जानते हैं? अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू। उन्होंने क्या क्या काम किए, वो क्या क्या चीजें करते थे, या हम लोग आगे चल के क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, इसके बारे में हमारी फैमिली को, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को कैसे पता चलेगा? रिप्रोडक्शन के थ्रू। If organisms do not reproduce, their population decrease and species become extinct. अगर organisms reproduce ना करें, अपने जैसे young individuals को produce ना करें, तो उनकी जो population है वो decrease हो जाएगी and the species will become extinct. ऐसे बहुत सारे animals हैं जो पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, बट आजकल वो endangered and extinct species के कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। That is because of decrease in their population. Do organisms create carbon copies of themselves? काफी हद तक रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो हमारी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हैं? आइए पता लगाते हैं। अबाउट डीएनए। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. It is responsible for the transfer of characters from parents to offsprings. आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोगों की कोई ना कोई फिजिकल या इवन इमोशनल ट्रेट जो है वो आपके पेरेंट्स से मिलती है। किसी की आंखें अपने मदर जैसी हो सकती हैं, किसी के बाल अपने फादर जैसे हो सकते हैं। बोला जाता है कि ये अपने पापा पे गया है, ये अपने मम्मा पे गई है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे जो बेसिक कारण है वो डीएनए है। डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये जब एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ट्रांसफर होते हैं तो ये हमें अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने चाइल्ड में दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूसेस 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो डीएनए की 2 कॉपीज बनाते हैं, जो उसे 2 अलग अलग सेल्स में बांट देता है। The DNA copies will be similar but non-identical to each other. ये DNA copies similar जरूर होंगे but non-identical होंगे।
So the new individuals will have sight of variation from their parents. ऐसा नहीं होगा कि वो जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी हो। जैसे अगर आप लोग हैं तो आप अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो, उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो। आपके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उनसे अलग हैं। सो डीएनए इज बेसिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द कैरेक्टर ऑफ दैट इंडिविजुअल, बट वो कंप्लीटली वो इंडिविजुअल नहीं है। दिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। जनरली डीएनए जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करता है। बाद में उस एनवायरमेंट की क्या डिमांड है, उस एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, उस हिसाब से वो स्पीशीज जो है वो अपने आप को डेवलप करती है, अपने आप को इवॉल्व करती है, अपने डीएनए के अंदर वेरिएशंस लाती है। वाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट? अब ये वेरिएशन जो है ये जरूरी क्यों है? डीएनए कॉपिंग during reproduction is important for maintaining body design of different organisms and to survive in existing environment. डीएनए कॉपिंग किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी शेप और बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए। बट वो किस एनवायरमेंट में सरवाइव करने वाला है, ये सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इवोल्यूशन है फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन बींग्स, देखा जाए तो जब एप्स रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उन्होंने डीएनए कॉपिंग के हिसाब से एक एप के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही आगे बढ़ाया होगा। बट ड्यू टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट, ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, वाटर, क्लाइमेट एक्सेट्रा, देयर आर अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स दैट आर नीडेड टू बी मेड। बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। If organisms cannot adjust themselves to the changes, they will become extinct. अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इन चेंजेस के हिसाब से ढाल नहीं पाता है तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। If there are some variations in organisms, they will be able to survive in the existing environment. अगर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरिएशंस करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है ये कितनी तरीके की होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब ये दोनों क्या हैं? लेट्स फाइंड आउट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स टेक्स प्लेस बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली चीज इसमें क्या पता चली? दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उन दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए उन्हें फ्यूज करा के जब हम एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, जैसा कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, दो इंडिविजुअल पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके सेक्स सेल्स को आपस में फ्यूज करवाया एंड एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली चीज तो क्या? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और इसके अंदर किसी भी तरीके के स्पेसिफिक सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको जो साइड में डायग्राम दिखाई दे रही है, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा अपने आप को दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर रहा है बाय द प्रोसेस नेम्ड बडिंग। सो दिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क क्या होता है? सबसे पहला फर्क, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स वन और टू ऑर्गेनिजम्स। एक से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, प्लांट्स के केस में ऐसे होता है, एंड एक से ज्यादा के केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स मतलब क्या होता है कि अलग अलग रिप्रोडक्टिव सेल्स
या अलग अलग रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनाना, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, मेल और फीमेल गैमेट बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स को आपस में फ्यूज नहीं करवाया जाता। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इट डू इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन करवाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, ऑब्वियस सी चीज है, एक सिंगल पेरेंट अपने आप को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, सो दैट पेरेंट इज आइडेंटिकल टू इट्स ऑफस्प्रिंग, वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने ऑफस्प्रिंग की। यहां पे अगर हम बात करें, ऑफस्प्रिंग हैव कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल बट इट इज टोटली अ डिफरेंट इंडिविजुअल। ऑफस्प्रिंग के अंदर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके पेरेंट्स से मिलेंगे, बट वो एक कंप्लीटली अलग इंडिविजुअल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बडिंग एंड फ्यूजन आर द टू एग्जांपल्स, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर द टू एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अब जो रिप्रोडक्शन है ये कितनी तरीके की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब ये दोनों क्या हैं, लेट्स फाइंड आउट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स टेक्स प्लेस by making use of their sex cells, that is known as sexual reproduction। सबसे पहली चीज इसमें क्या पता चली, दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उन दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए उन्हें फ्यूज करा के जब हम एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, जैसा कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, दो इंडिविजुअल पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके सेक्स सेल्स को आपस में फ्यूज करवाया एंड एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली चीज तो क्या, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और इसके अंदर किसी भी तरीके के स्पेसिफिक सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो साइड में डायग्राम दिखाई दे रही है, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा अपने आप को दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर रहा है बाय द प्रोसेस नेम्ड बडिंग। सो दिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि ऐसे कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फिजन, रीजेनरेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड टिश्यू कल्चर। ये 6 अलग अलग जो टाइप्स हैं, ये हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं। अब ये क्या हैं, वन बाय वन इन्हें डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। फिजन, fission is an asexual reproduction by which a unicellular organism divides and forms two different individuals। fission एक ऐसा asexual reproduction है जिसके अंदर एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो अलग अलग न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर देता है। टाइप्स ऑफ फिजन, फिजन कितनी तरीके का होता है, फिजन इज ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन and multiple fission। Binary fission मतलब in this method an organism divides and forms two individuals। First nucleus divides and then cytoplasm divides it and forms two different cells। For example amoeba। amoeba जो है ये binary fission परफॉर्म करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करके दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बना देता है। सबसे पहले वो अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है 2 हिस्सों में, उसके बाद अपने साइटोप्लाज्म को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इफ वी टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है,
एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं इसके अंदर से निकल के वो एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। बडिंग, इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बड लाइक प्रोडक्शन इज फॉर्म्ड। इट इज ड्यू टू बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बडिंग के थ्रू भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग से बड्स बन जाते हैं और जैसे ही वो बड्स मैच्योर हो जाते हैं वो उस पेरेंट को छोड़ देते हैं और अलग हो जाते हैं। द बड वंस डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, दे गेट फुली मैच्योर्ड एंड डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम पेरेंट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड यीस्ट। ये जो आप साइड में डायग्राम देख रहे हैं ये हाइड्रा है जिसके अंदर बडिंग हो रही है। Regeneration. In this method, individual somehow cuts or break up into many different pieces and separate into different individuals. इस तरीके के प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलग अलग तरीकों से या तो तोड़ लेता है या काट लेता है। ऑर्गेनिज्म ईदर कट्स और ब्रेक्स इनटू डिफरेंट पीसेस एंड हर एक इंडिविजुअल पीस जो है एक अलग न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है या बन जाता है। रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय सेवरल स्पेसिफाइड सेल्स। रीजेनरेशन जो है ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक सेल्स के अंदर परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, जो एक्वेटिक हाइड्रा होता है जो जनरली पानी में पाया जाता है, एंड स्टारफिश। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं एंड ईच फ्रेगमेंट देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड ईच फ्रेगमेंट इज लेटर डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल। हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नए इंडिविजुअल में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोकाइरा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसके अंदर कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो प्लांट के, फॉर एग्जाम्पल जिनसे आगे जो प्लांट बन सकता है, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है, दे आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। उसके अंदर से नया प्लांट उगाता है। इन दिस मेथड, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। हमारे जो प्लांट्स हैं उसके अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम वेजिटेटिव पर्पस में यूज करते हैं। अब वेजिटेटिव क्या होता है, यानी कि प्लांट के वो पार्ट्स को हम एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरीके के जो प्लांट्स हैं इनसे हम दूसरे प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। In this method, new plants are produced from the vegetative parts of plant like root, stem और leaf. Plants के roots से, उसके stem से और उसके leaves से जब हम एक नया plant obtain करते हैं, produce करते हैं, that is known as vegetative propagation. Examples, roots के अंदर से जैसे sweet potato, stem से potato and ginger, leaf से bryophyllum and begonia. ये वो प्लांट्स हैं जो इन स्पेसिफिक पार्ट्स से ऑब्टेन किए जा सकते हैं या रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीड्स, स्टेम, फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये वेजिटेटिव पार्ट हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं जिनके अंदर हम ये स्पेसिफिक चीजें ही खाते हैं। जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो ये फ्रूट्स का काम करते हैं। फ्लावर की अगर हम बात करें तो कॉलीफ्लावर हो गया या ब्रोकली हो गया। लीव्स की अगर हम बात करें तो कैबेज हो गया या फिर मिंट हो गया या फिर तुलसी हो गया। रूट्स की अगर हम बात करें तो पोटैटो, अनियन, कैरेट, रेडिश, ये सारी चीजें। स्टेम की अगर हम बात करें तो शुगर केन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का। अब ये प्लांट अपने आप से भी उगा सकता है, यानी कि ऑन इट्स ओन भी उगा सकता है। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली दो तरीके की होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे कि हमने देख लिया, अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स के अंदर से कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एंड आर्टिफिशियल, जब ह्यूमन इंटरफेरेंस से हम प्लांट्स को उगाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये दोनों क्या है, इन्हें एक बार डिटेल में समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो इन्हें अपने आप से एक नया प्लांट बनाने में मदद करती है। दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। इन प्लांट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, यानी कि वो रूट्स जो अपने आप से ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं। Along with these adventitious roots, plants also have sprouts and they can form stems, roots and leaves from parent plant. ये parent plant से stem, roots और leaves भी form कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से अलग अलग तरीकों से possible है, let's find out. Rhizomes. Vegetative propagation में occur naturally by development of rhizomes. अब ये rhizomes क्या होते हैं? Rhizomes are modified stems that grow horizontally along the surface or beneath the ground. Rhizomes modified stem हैं जो कि horizontally grow करते हैं, या तो surface के ऊपर या फिर ground के नीचे। अब rhizomes के अंदर ऐसा क्या होता है जो इन्हें मदद करता है इन्हें grow करने के लिए? Rhizomes are storage sites of proteins and starch which are growth substances of plants. प्रोटीन और स्टार्च स्टोर्ड होता है राइजोम्स के अंदर, जो कि उन्हें ग्रोथ करने में मदद करता है। राइजोम्स एक्सटेंड रूट्स एंड शूट एंड मे अराइज फ्रॉम सेगमेंट्स ऑफ राइजोम एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। राइजोम जो है वो या तो अपने रूट्स को एक्सटेंड कर सकता है, या उसका जो शूट है, उसका जो स्टेम वाला पोर्शन है वो अराइज हो सकता है, एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट। ये किन किन प्लांट्स के केसेस में होता है? ऑर्चिड्स के केस में, लिली के केस में, ग्रासेस के केस में। सेकेंड टाइप इज रनर्स। रनर्स को हम स्टोलन्स भी बोलते हैं। दे आर सिमिलर टू राइजोम्स बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट एज वेल। सिमिलैरिटी क्या है? ये भी हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं जस्ट बिलो द सॉइल सरफेस। और डिफरेंसेस क्या हैं? ये एग्जिस्टिंग स्टेम से ग्रो करते हैं, इन्हें अलग से स्टेम उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एग्जिस्टिंग स्टेम से ही ग्रो करते हैं। नाउ एज रनर्स ग्रो दे डेवलप रूट्स फ्रॉम बड्स लोकेटेड एट द नोड और टिप्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी प्लांट है जो हमारा फ्लावर पॉट के अंदर है, वो मदर प्लांट है, और इसी के बड्स के अंदर से जो इसका डॉटर प्लांट है वो निकल रहा है। दैट इज नोन एज रनर। एज वी कैन क्लियरली सी, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, लेकिन ये अलग से प्लांट नहीं बन रहा है, ये उसी प्लांट का एग्जिस्टिंग पार्ट बन रहा है। Intervals between nodes are more widely spaced and the new plant arises where the nodes develop. जो nodes हैं उनके बीच में जो गैप है, जो इंटरवल है, वो बहुत वाइड है, जिसके कारण कि ये जो नया प्लांट है वो इन्हीं nodes के बीच में उग रहा है। This type of vegetative propagation is very common in strawberry plants. Bulbs. Bulb क्या है? Bulbs are round swollen part of stem which are typically found underground. ये राउंड और swollen part है स्टेम का जो मोस्टली अंडरग्राउंड पाया जाता है। Within these organs, vegetative propagation lies in the central shoot of plant. Vegetative propagation जो है इस प्लांट के शूट के एकदम सेंटर में शुरू होता है। Bulb consists of a bud that is surrounded by layers of fleshy scale-like leaves. जो इसका बड होता है वो चारों तरफ से सराउंडेड होता है लेयर्स से, जो कि स्केल्स जैसे लीव्स के होते हैं। नाउ दीज लीव्स प्रोवाइड नरिशमेंट एंड फूड स्टोरेज टू द न्यू प्लांट। जो नया प्लांट अब उगने वाला है, ग्रो करने वाला है, ये लीव्स उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से
जनरली हमारे जो बल्ब शेप के जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सारे उगते हैं, जैसे कि अनियन, गार्लिक, अगर हम प्लांट्स में बात करें तो डैफोडिल्स, ट्यूलिप्स, ये सारे इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। Tubers are vegetative organs that develop from stem or roots. Tubers वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स है जो कि स्टेम और रूट से बनते हैं। ये जनरली राइजोम्स से बनते हैं और राइजोम्स का जो स्वोलन पार्ट होता है इससे इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नाउ द अपर सरफेस ऑफ ट्यूबर प्रोड्यूसेस द न्यू प्लांट, यानी कि स्टेम और लीव्स। जो अपर सरफेस है ट्यूबर का वो स्टेम और लीव्स बनाता है इस नए प्लांट के, एंड द बॉटम सरफेस प्रोड्यूसेस द रूट सिस्टम। रूट ट्यूबर्स originate from the roots that are modified to store nutrients. जो रूट ट्यूबर्स हैं वो रूट से ओरिजिनेट होते हैं और इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। स्वीट पोटैटो और दलिया ये दो प्लांट्स हैं जो इस तरीके से उगते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन इंटरवेंशन। इस सेंटेंस के अंदर इसका पूरा मतलब कवर हो जाता है। ये इस तरीके का प्लांट रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मोस्ट कॉमन टेक्निक्स आर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, सकरिंग एंड टिश्यू कल्चर। ये 5 टेक्निक्स जो हैं इन तरीकों से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है। नाउ these methods are employed by many farmers to produce healthier crop with desirable varieties or qualities. बहुत सारे फार्मर्स इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें हेल्दियर क्रॉप मिले और जो क्वालिटी वो चाह रहे हैं उन्हें वो क्वालिटी मिले। कटिंग, a part of plant, typically a stem or a leaf, is cut from the plant and is grown into a new plant form. जनरली क्या होता है, प्लांट का एक हिस्सा उस प्लांट से काट के अलग कर दिया जाता है और उस दूसरे हिस्से को अलग से उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, एंड इवेंचुअली दैट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। कटिंग समटाइम इज ट्रीटेड विद हॉर्मोन्स बिफोर बीइंग प्लांटेड टू इंड्यूस रूट डेवलपमेंट। जनरली क्या होता है, प्लांट्स के अंदर कुछ हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं उसे कट करने से पहले ताकि उसके अंदर रूट डेवलपमेंट हो सके। अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग की, इन ग्राफ्टिंग डिजायर्ड कटिंग इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट एंड इट इज रिमेन्ड विदाउट टचिंग द ग्राउंड। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, एक पार्ट ऑफ प्लांट को अलग कर दिया जाता है दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट से और उसे उगाया जाता है एक अलग प्लांट में। देन इट इज टाइड अप विद दैट प्लांट एंड इवेंचुअली आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जो दूसरा प्लांट है वो ग्रो करना शुरू कर देता। लेयरिंग, दिस मेथड इन्वॉल्व्स बेंडिंग ऑफ प्लांट ईदर ब्रांच और स्टेम एंड दैट बेंट पार्ट टचेस द ग्राउंड एंड इट इज लेटर ऑन कवर्ड विद द सॉइल एंड द प्लांट इवेंचुअली ग्रोस। सिंपली इसके अंदर क्या होता है, प्लांट का एक हिस्सा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। जनरली वो इसका ब्रांच हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है। अब ये बेंट पार्ट जब भी ग्राउंड को टच करता है इसे चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है सॉइल के साथ एंड इवेंचुअली इट स्टार्ट्स ग्रोइंग विद द न्यू प्लांट। वो एक नए प्लांट के तौर पे उगना शुरू हो जाता है। जनरली ये 2 तरीके से किया जाता है, माउंड लेयरिंग यानी कि जो सॉइल के अंदर की जाती है, दूसरा एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग के अंदर उस प्लांट को हमें सॉइल से न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं तो उसे हम प्लांट को कवर कर देते हैं सॉइल में। बट इन एयर लेयरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उस बार्क टिश्यू को रिमूव कर देते हैं और उसके ऊपर मॉइस्ट सॉइल लगा देते हैं, यानी कि जो पानी वाली सॉइल होती है उसे लगा देते हैं और उसे एक पॉलिथीन से कवर कर देते हैं ताकि वो मॉइस्चर को रिटेन कर सके। देन दैट मॉइस्चर सॉइल गिव्स इट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड एंड इवेंचुअली द प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। जो मॉइस्चर वाली जो सॉइल है वो उससे जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कर देता है और ये जो प्लांट है ये ग्रो करना।
एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आइए ये देख लेते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड हेयर देन दे प्रोड्यूस फ्रॉम अनदर सीड्स। प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनते हैं वो अपने पहले प्लांट के लिए तो फ्लावर और फ्रूट्स बनाते ही हैं, लेकिन जब उन्हें अलग कर दिया जाता है तो वो एक नए प्लांट के लिए भी ये सब करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज, जैस्मीन, बनाना एक्सेट्रा। ये उन प्लांट्स के साथ भी किया जा सकता है जो सीड्स नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोज, जैस्मीन, बनाना, इन प्लांट्स के अंदर सीड्स नहीं बनाए जाते, ये फिर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उग सकते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। जो इस तरीके से प्लांट बनाए जाते हैं वो अपने जो पेरेंट प्लांट है उससे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। टिश्यू कल्चर एंड इट्स एडवांटेजेस। टिश्यू कल्चर क्या है और इसके क्या फायदे हैं, एक बार ये देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल, इट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। जब एक छोटे से टिश्यू या सेल से बहुत सारे प्लांट्स उगाए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, उस तरीके को टिश्यू कल्चर बोला जाता है। अब इसका नाम टिश्यू कल्चर क्यों पड़ा? एग्रीकल्चर क्या होता है? जब हम सीरियल क्रॉप्स को एक बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं, एक किसी भी प्लांट को एक बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं, उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। वैसे ही उस प्लांट के टिश्यू या सेल को जब हम एक बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं उसे टिश्यू कल्चर बोला जाता है। अब टिश्यू कल्चर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? टिश्यू कल्चर इज अ वेरी फास्ट टेक्निक। इन दिस टेक्निक थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन फ्यू वीक्स। ये बहुत तेज तरीका है प्लांट्स को उगाने का। इसके अंदर हजारों प्लांट्स जो हैं वो विद इन फ्यू वीक्स उगाए जा सकते हैं। जो ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज प्रोन एरियाज होते हैं या कंट्रीज होते हैं, उनके अंदर एग्रीकल्चर मोस्टली टिश्यू कल्चर के थ्रू किया जाता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा पैदावार जो है वो ऐसे टिश्यू प्लांट्स ही दे सकते हैं। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। जो नए प्लांट बनाए जाते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर, उनके अंदर कोई भी बीमारी या कीड़ा लगने का खतरा नहीं होता। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेदर और सीजन। टिश्यू कल्चर के अंदर वो प्लांट को हम कहीं भी, कैसे भी, किसी भी सीजन में और किसी भी वेदर में उगा सकते हैं। वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से पैदा होने वाले प्लांट को उगाने के लिए बहुत छोटी जगह की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑल्सो नोन एज सेक्स सेल्स और गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब हो पाता है? जब हमारे जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिन्हें हम सेक्स सेल्स या गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं। In this type of reproduction, male gamete fuses with female gamete and forms a new cell that is known as zygote. इस तरीके के रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होता है और उस फ्यूजन के बाद जो सेल बनता है दैट इज नोन एज zygote. Now, this process of fusion of male and female gamete is known as fertilization. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। यानी कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट जो है वो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। नाउ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट एंड एंश्योर फर्टिलाइजेशन। फ्लावर का काम क्या होता है? मेल गैमेट बनाना और फीमेल गैमेट बनाना, और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे एंश्योर करना। फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस
टू मेक द न्यू सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। फर्टिलाइजेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से ही नए सीड्स बनते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं प्लांट के। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो पाता है, एक बार वो देखते हैं। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर विच मेक्स मेल गैमेट एंड इट इज प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, वेयर एज कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ओवा और एग्स। मेल गैमेट इन पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। जो मेल गैमेट के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं वो फर्टिलाइज करते हैं फीमेल गैमेट के अंदर जो एग्स प्रेजेंट हैं उनसे। नाउ फर्टिलाइज्ड एग ग्रो विद इन द ओव्यूल्स एंड बिकम सीड। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ओव्यूल्स के अंदर ग्रो करता है और सीड बन जाता है। सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट इज नोन एज जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन है वो प्रोसेस होता है फॉर बिल्डिंग अप द सीड अंडर द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड लाइट। वाटर, एयर और लाइट के प्रेजेंस के अंदर सीड जो है वो ग्रो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर के अंदर ऐसे कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं? सबसे पहले सेपल्स, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स ऑन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ फ्लावर इज नोन एज सेपल्स। फ्लावर्स के जो आउटर मोस्ट सर्कल के ऊपर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे सेपल बोला जाता है। अब सेपल्स का काम क्या है? फंक्शन ऑफ सेपल्स इज टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेजेस। जब वो बड से फ्लावर बन रहा होता है उसके इनिशियल स्टेजेस में उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करना सेपल्स का काम है। पेटल्स, पेटल्स आर कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर्स, इट लाइज इनसाइड द सेपल्स। जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं, उन्हें पेटल्स बोला जाता है। अब इन पेटल्स का काम क्या होता है? दीज पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट द सेंटर ऑफ फ्लावर। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं जो कि फ्लावर के सेंटर में मौजूद होते हैं। स्टेमेन। नाउ व्हाट इज स्टेमेन? स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्लांट का स्टेमेन होता है। और जो मेल गैमेट्स हैं वो स्टेमेन के अंदर एक ऑर्गन है एंथर, उसके अंदर बनते हैं। कार्पल। Carpel is the female reproductive organ of plant. Female gametes of plant are made in ovary of carpel. Carpel जो है वो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके अंदर जो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं। पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू कार्पेल, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। जब स्टेमेन के एंथर से कार्पेल तक यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाता है, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। ये दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर or another flower on the same plant, it is known as self pollination. या तो उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर चले जाएंगे या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर चले जाएंगे, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। उस चीज को सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। इफ वी टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, व्हेन pollen grains from anther of flower of one plant is transferred to stigma of flower of another plant. एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जाते हैं, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जैसा कि हमने समझा मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को बोला जाता है, लेकिन प्लांट के केस में यह कैसे होता है एक बार वो डिस्कस करते हैं।
Fertilization occurs when male gamete present in pollen grains join or fuses with female gamete present in ovule. Fertilization तब पॉसिबल हो पाता है जब मेल गैमेट जो कि प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स के अंदर और फीमेल गैमेट जो कि ओवरीज यानी कि एग के अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे किया जाता है? When a pollen grain fall on the stigma of carpel, it bursts and open down the pollen tubes downwards to the style. क्या होता है? जैसे ही पोलन ग्रेन्स जो है वो कार्पेल के ऊपर आके गिरते हैं, कार्पेल जो है वो बर्स्ट आउट हो जाता है और जो पोलन ग्रेन्स है वो एक पोलन ट्यूब बना लेते हैं स्टाइल तक आने के लिए। स्टाइल एक पार्ट है जो कि कार्पेल के अंदर मौजूद होता है। Male gamete moves down the pollen tube which enters the ovule or ovary in the plant. जो मेल गैमेट है वो उस पोलन ट्यूब के जरिए नीचे आता है और ओवरीज तक पहुंचता है। इन ओवरीज मेल गैमेट combines with the nucleus of female gamete and it fertilizes the egg and forms zygote. क्या होता है? मेल गैमेट जो है यानी कि जो पोलन ट्यूब के अंदर से पोलन ग्रेन जाता है ओवरीज तक, वो ओवरीज यानी कि एग्स के जो न्यूक्लियस हैं उसके साथ कंबाइन करता है और फर्टिलाइज होकर जाइगोट फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। अब फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये हमें समझ में आ गया, बट उस फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है और उस फ्रूट के अंदर सीड्स कहां से आते हैं ये देखते हैं। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोटिंग अराउंड इट। जो ओव्यूल है वो अपने चारों तरफ एक टफ कोटिंग बना लेती है जो कि आगे चल के सीड या फिर बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है। फर्टिलाइज्ड एग इन प्लांट ग्रोज टू बिकम सीड। जो एग फर्टिलाइज होता है वो आगे चल के बीज बन जाता है, सीड बन जाता है। नाउ द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम्स अ फ्रूट। जो ओवरी है फ्लावर की वो आगे चल के डेवलप होकर उस फ्लावर का फ्रूट बन जाती है जिसके अंदर सीड्स मौजूद हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हमें समझ में आ गया। पॉलिनेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया। अब जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर फ्रूट्स कैसे बनते हैं या फिर सीड कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोटिंग अराउंड इट and it gradually gets converted into seed. ओव्यूल जो है वो अपने चारों तरफ एक टफ कोटिंग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर बना लेती है जिसे हम सीड बोलते हैं। सीड इज ऑल्सो नोन एज बेबी प्लांट। फर्टिलाइज्ड एग इन प्लांट ग्रो टू बिकम सीड। अब ये सीड होते क्या है? दरअसल वो वाला एग जो कि फर्टिलाइज हो जाता है प्लांट के अंदर जाके, वो आगे चल के सीड बनता है। नाउ The ovary of flower develops and become a fruit. जो ओवरी है वो फ्रूट बनती है आगे चल के डेवलप होके जिसके अंदर ओव्यूल यानी कि सीड मौजूद होता है। आपको अब समझ में आ रहा होगा, जो ओव्यूल है, जो एग है, वो मैच्योर होके सीड बन जाता है और जो ओवरी है जिसके अंदर वो एग होता है वो मैच्योर होके फ्रूट बन जाता है। नाउ ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर शेड ऑफ एक्सेप्ट ओवरी। ओवरी के अलावा सारे पार्ट्स जो हैं फ्लावर के वो शेड ऑफ हो सकते हैं या हो जाते हैं, बट उस ओवरी की जगह जहां पहले फ्लावर था वहां अब फ्रूट बन जाता है जिसके अंदर ओव्यूल्स यानी कि सीड्स मौजूद होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। वो प्रोसेस जिसके थ्रू सीड्स ग्रो करते हैं, बनते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहलाता है। जर्मिनेशन बिगिंस व्हेन सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल एंड बर्स्ट थ्रू द सीड्स कॉट। जैसे ही सीड्स को पानी मिलता है, वो पानी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, वो सीड्स बर्स्ट हो जाते हैं और उसके अंदर से सीड्स कोट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। नाउ दैट सीड कोट दैट ग्रोज हियर इज नोन एज रेडिकल। वाटर जो है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी कि सीड के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं
वाटर की मदद से वो बाहर आते हैं एंड दैट इवेंचुअली हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सीड। उन्हीं एंजाइम्स की मदद से वो जो सीड है वो आगे ग्रो करता है इनटू प्लांट। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। हर एक एनिमल को इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स दो बेसिक कैटेगरीज में डाला जाता है, दैट इज मेल एंड फीमेल। अब ये दोनों क्या हैं? मेल, एनिमल्स हैविंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेक मेल सेक्स सेल्स इन इट्स बॉडी इज नोन एज मेल। वो एनिमल्स जो एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी करते हैं, दूसरा उनके अंदर मेल सेक्स सेल्स बनते हैं यानी कि स्पर्म्स बनते हैं, दे आर नोन एज मेल। अगर हम बात करें फीमेल की, तो एनिमल्स हैविंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेक फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि ओवरीज इन देयर बॉडी, दे आर नोन एज फीमेल। वो एनिमल्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी करते हैं और उनके अंदर फीमेल सेक्स सेल्स बनते हैं, दे आर नोन एज फीमेल। गैमेट्स, अब गैमेट्स क्या होते हैं? सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। वो सेल्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या जिनकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, दे आर नोन एज गैमेट्स। Sexual reproduction breaks place by combination of reproductive cells. Sexual reproduction sex cells की मदद से, इनके combination से ही possible है। They are also known as reproductive cells. अगर हम male gametes की या male reproductive cells की बात करें तो they are sperms, whereas female gametes की अगर female reproductive organ की या फिर gamete की बात करें तो that will be ovum और egg. फर्टिलाइजेशन, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजर होता है। प्लांट्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, एनिमल्स के अंदर भी सेम कहानी है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है कितने टाइप्स का होता है, कितने अलग अलग तरह का होता है? फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल जैसा कि नाम से पता चल रहा है जो बॉडी के अंदर होता है, इंटरनली होता है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नली होता है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन which takes place inside the female body is called internal fertilization. ये वो fertilization है जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, is called internal fertilization. Internal fertilization takes place in mammals including human beings, birds, reptiles, etc. Internal fertilization जो है ये mammals के अंदर होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ये फीमेल बॉडी के बाहर किया जाता है या बाहर होता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा। ये फ्रॉग्स के अंदर, फिशेस के अंदर और बाकी के एम्फीबियंस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के क्या स्टेप्स हैं यानी कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है? मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, दैट इज मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। द स्पर्म इज स्मॉल सेल विद लॉन्ग टेल फॉर मूवमेंट। जो मेल हैं वो मेल गैमेट यानी कि मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्पर्म। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत छोटा सा सेल विद अ लॉन्ग टेल। अब ये टेल किस लिए? ताकि मूव कर पाए। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स यानी कि फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवा और ओव्यूम। इट इज मच बिगर देन स्पर्म हैविंग अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो है स्पर्म से काफी बड़ा होता है, इसके अंदर काफी सारा साइटोप्लाज्म होता है। नाउ
The sperm enters into ovum or egg and fuses it to form a new cell called zygote. जो sperm है वो ओव्यूम के अंदर एंटर करता है और एक न्यू सेल बनता है जो कि इसका फ्यूज्ड सेल होता है, दैट इज नोन एज जाइगोट. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. सो जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड व्हेन sperm and ovum fuses. Puberty. अब puberty क्या होता है? It is the age at which sex hormones or gametes begin to be produced in a girl and a boy. Mature, able to reproduce girl or boy is known as puberty. प्यूबर्टी वो एज होती है जब आपके बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं. यानी कि अगर मैच्योर मेल है या मैच्योर फीमेल है तो उनके अंदर उनके रेस्पेक्टिव गैमेट्स बनना शुरू हो जाते हैं. द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन, whereas ovaries produce female sex organs estrogen and progesterone. टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर रिलीज होता है हार्मोन्स के तौर पे, जिससे कि मेल गैमेट बनता है. वेयर एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है जो कि ओवरीज के फॉर्मेशन में या डेवलपमेंट में मदद करता है. चेंजेस विच अकर इन बॉयज एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के दौरान बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? Body size will increase. Sometimes feet, arms, legs and hands may grow faster than the rest of the body. Body size बढ़ने लगता है. कभी कभी क्या होता है, हमारे जो feet हैं, arms हैं, legs हैं या hands हैं वो बाकी की body से कुछ ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं. Voice changes may happen as the voice gets deeper. जो आवाज है वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है पहले से, और कुछ समय के लिए इसके अंदर क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं. Hairs start to grow in genital areas. Boys will also have hair growth on their face, underarms and their legs. Hairs grow करना शुरू हो जाते हैं आपके जेनिटल एरिया के अंदर, आपके फेस के ऊपर, आपके अंडर आर्म्स पे और आपके लेग्स के ऊपर. As puberty hormones increases, teens may also feel their skin oily and often स्वेटिंग. प्यूबर्टी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होने के कारण हमारी बॉडी काफी ऑयली फील कर सकती है एंड हमें इस दौरान बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हो सकती है. चेंजेस विच अकर इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स की बॉडी क्या क्या चेंजेस शो करती है? देयर मे बी एन इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ नॉट ओनली इन प्यूबिक एरिया बट ऑल्सो अंडर द आर्म्स, ऑन द लेग्स. Girls' body shape will also begin to change. There may be increase in height and weight. Body shape अचानक से चेंज होना शुरू हो जाता है. हाइट और वेट में अचानक से इंक्रीज आ जाता है. Her body size will increase with feet, arms, legs and hands beginning to grow in advance of the body. ये मेल्स की तरह ही होता है. बॉडी साइज इंक्रीज होने लगता है जिसमें कि फीट, आर्म्स, लेग्स और हैंड्स बॉडी से ज्यादा एडवांस तरीके से ग्रो होना शुरू हो सकते हैं. As puberty hormones increases, teens may have increase in oily skin and sweating. इनके अंदर भी जैसे ही puberty hormones बढ़ते हैं, oily skin होना शुरू हो सकती है and sweating होना शुरू हो सकता है. Teen girls will also menstruate or have menstrual periods often every month. इनके अंदर menstruation का जो process होता है, जो menstrual periods शुरू हो जाते हैं हर महीने, वो शुरू हो जाता है. This begins when body starts to make more hormones to get ready for reproduction. ये तब होता है जब हमारी बॉडी जो है ये ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगती है, which is basically a signal that the person is now ready for reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज बेसिकली एन ऑर्गन सिस्टम बाय विच ह्यूमंस रिप्रोड्यूस and bear their offsprings. Human reproductive system एक ऐसा reproductive system है, ये basically set of organ systems हैं जो कि humans को reproduce करने में और उनका offspring, उनका child bear करने में मदद करता है.
organs associated with this process of reproduction are different in males and females. ये डाइजेशन या रेस्पिरेशन जैसा नहीं होता है. इसके अंदर मेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं एंड फीमेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं. Many non-living substances such as fluids and hormones also play an important and active role in the process of reproduction. सिर्फ ऑर्गन्स का ही नहीं, हॉर्मोन्स और बहुत सारे फ्लूइड्स का भी अपना एक बहुत एक्टिव रोल होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पूरा करने में. Male reproductive system. Male reproductive system is all the internal and external organs responsible for the process of reproduction in mature male. एक mature male के अंदर reproduction के process को पूरा करने के लिए जो भी organs internally या externally responsible हैं उन्हें male reproductive organ का part माना जाता है. Now, male reproductive organ includes testes, scrotum, sperm duct, sex glands, and penis. All these organs work together to produce sperms, male gamete, and other components of semen. ये सारे organs आपस में काम करते हैं ताकि मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जा सकें और जो भी और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सीमेन के अंदर उन्हें भी प्रोड्यूस किया जा सके. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सारे फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है. सबसे पहले टू प्रोड्यूस, मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स. स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, बनाना, मेंटेन करना और ट्रांसपोर्ट करना. सेकेंड इज टू डिस्चार्ज स्पर्म विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. स्पर्म्स को डिस्चार्ज करना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. To produce and secrete male hormones which are responsible for maintaining male reproductive system. वो सारे मेल हॉर्मोन्स को सेक्रेट करना जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में काम आते हैं. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें एक बार समझते हैं कि उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और वो कहां कहां लोकेटेड होते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें seminal vesicles की, they are located at the base of bladder. Two seminal vesicles secrete thick fluid that nourishes the sperm. Seminal vesicle जो है वो ठीक ब्लैडर के नीचे पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, ये वो फ्लूइड सेक्रेट करते हैं जो कि स्पर्म को नरिशमेंट देता है. Bladder is the muscular sac-like structure that stores urine in it until it is released through urethra. ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसके बारे में हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. ब्लैडर एक मस्क्यूलर सैक होता है जिसके अंदर यूरिन स्टोर्ड होता है until it is released from urethra. Prostate glands क्या है? The walnut-sized glands that surround a portion of urethra and produces some fluid in semen. Prostate glands जो हैं ये बहुत छोटे होते हैं, ये यूरेथ्रा के दोनों तरफ होते हैं. इनका बेसिकली काम क्या होता है, दे प्रोड्यूस फ्लूइड इन सीमेन. सीमेन के अंदर जो फ्लूइड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स बनाते हैं. वास डिफरेंस क्या है? ऑल्सो कॉल्ड द डक्ट डिफरेंस इज अ थिन मस्क्यूलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडमिस टू यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज वास डिफरेंस. Scrotum is also called scrotal sacs, which is responsible for testicles and epididymis. ये टेस्टिस और एपिडिडमिस के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है. Urethra is a tube that carries semen and urine out of the penis. Semen और यूरिन दोनों का कॉमन पैसेज यूरेथ्रा होता है. हमारे बॉडी से इसे रिलीज करने का काम यूरेथ्रा करता है. पीनिस को बेसिकली हम दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, शाफ्ट एंड ग्लैंड्स. बेसिकली इसका काम क्या होता है, टू डिलीवर स्पर्म्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा. टेस्टिकल्स या टेस्टिस
इनका काम क्या होता है? दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ऑल्सो सेक्रेट मेल सेक्स हॉर्मोन्स दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। एपिडाइडमिस का क्या मतलब होता है? ये टेस्टिस के ठीक साथ में लाइट कलर्ड ट्यूब्स होते हैं जहां पे स्पर्म्स स्टोर किए जाते हैं, एंड फ्रॉम वेयर द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वास्ट डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन मैच्योर फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्शन का मतलब है सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन मैच्योर फीमेल। एक मैच्योर फीमेल के अंदर अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट करना है तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं दे ऑल वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स एज वेल एज अदर कंपोनेंट्स ऑफ ओव्यूम। सबसे पहले बात करते हैं यूट्रस की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज सेवरल पार्ट्स। Uterus is the place where fetus or baby grows. It is a hollow, pear-shaped organ which has muscular wall in it. ये वो जगह है जहां पे हमारा फीटस या हमारा बेबी ग्रो करता है। Ovaries. There are 2 ovaries, one on the either side of uterus. यूट्रस के दोनों तरफ एक एक ओवरी होती है। Ovaries make eggs or hormones like estrogen and progesterone. ये हॉर्मोन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने के अंदर मदद करते हैं। ओवरीज रिलीज एग्स एज पार्ट ऑफ विमेन साइकिल। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब गो फ्रॉम यूट्रस टू ओवरीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड ओवरी रिलीज्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब इज नेक्स्ट टू इट। फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब वो ट्यूब होती है जो यूट्रस और ओवरीज को कनेक्ट करती है। ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओवरीज होती हैं वो अपना एग फेलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देती हैं। सर्विक्स। सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस दैट ओपन्स इनटू वेजाइना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये सर्विक्स जो है ये लगभग 4 इंचेस यानी कि 10 सेंटीमीटर जितना एक्सपेंड हो जाता है, so that baby can travel from the uterus through vagina into the world. यूट्रस से वेजाइना के अंदर और वेजाइना से इस वर्ल्ड के अंदर बेबी बाहर को आ जाए, इस चीज के लिए सर्विक्स जो है ये कम से कम 4 इंच यानी कि अबाउट 10 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। इन ह्यूमन बीइंग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। हमारे अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। Millions of sperms are released into the vagina at one time and they move up through cervix into the uterus. cervix से होते हुए millions of sperms जो हैं वो vagina के अंदर enter करते हैं and out of them only one sperm fuses with ovum to form zygote. This fusion is called fertilization. ये जो fusion है इसे fertilization बोला जाता है। ये एक पूरी जर्नी है जो बताई गई है एक फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट बनने में, जाइगोट को एम्ब्रियो बनने में और एम्ब्रियो को फीटस बनने में। फर्टिलाइज्ड एग कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, फिर 2 सेल स्टेज पे आता है, फिर 4 सेल स्टेज पे आता है। ऐसे करते करते नियरली इट टेक्स 20 वीक्स ताकि सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं एक फीटस के विजिबल हो पाए। एम्ब्रियो। Time period from the fertilization up to the birth of baby is called gestation. Fertilization हो जाने के बाद बेबी के बर्थ तक का जो टाइम है that is known as gestation. And the process of fertilization completes when zygote is formed into fetus. जब zygote एक fetus बन जाता है that is known as the completion of fertilization. अब zygote और fetus के अंदर डिफरेंस क्या होता है? Zygote is a fertilized egg formed after fusion of sperm with egg. Zygote वो fertilized egg है जो बनता है after fusion of sperm with
ओव्यूम या एग। जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम डिवाइड करता है टू फॉर्म एम्ब्रियो। Fetus is the stage when we can recognize all the main parts of a mature organism. यानी कि वो स्टेज जब सारे मेन रिकॉग्नाइजेबल पार्ट्स विजिबल होते हैं किसी भी एम्ब्रियो के। जाइगोट सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो आगे चल के फीटस बनता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस या फिर सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स की। किसी भी फीमेल की लाइफ में उनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं, मेनार्के, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज। ये तीनों फेजेस किसी भी एवरेज वुमेन के अंदर अलग अलग एज ग्रुप्स पे शुरू होते हैं। सबसे पहले मेनार्के जो कि 10 to 12 ईयर्स की एज में फेस किया जाता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन जो 12 ईयर्स से 50 ईयर्स तक कंटिन्यू होता है, एंड मेनोपॉज जो 50 ईयर्स के बाद उनकी डेथ तक कंटिन्यू होता है। अब ये तीनों फेजेस क्या हैं, एक बार इन्हें डिटेल में समझते हैं। मेनार्के। मेनार्के इज द मेडिकल टर्म फॉर वुमेन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, कॉमनली नोन एज हर फर्स्ट पीरियड। जब भी कोई भी वुमेन पहली बार मेंस्ट्रुएशन या पहली बार पीरियड्स सफर करती है, दैट थिंग इज नोन एज मेनार्के। मेनार्के इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन इन गर्ल्स along with other changes that happen to the girl's body during puberty. प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बाकी सारे चेंजेस की तरह ये भी एक चेंज होता है जो कि एक मैच्योरेशन के टाइम में गर्ल फेस करती है। यूजुअली दिस अकर्स when girl is around 10 to 12 years of age. If girl gets menarche before it, such condition is known as precocious puberty. चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फेज की, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स इज नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर्स एज पार्ट ऑफ वुमेन्स मंथली साइकिल। मेंस्ट्रुएशन या जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स भी बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर्स इन अ वुमेन इन अ मंथली साइकिल। हर एक मंथ के अंदर ये नॉर्मल ब्लीडिंग जो है ये उनके अंदर होना शुरू हो जाती है आफ्टर मेनार्के। मेंस्ट्रुएशन happens when female hormones in the body start functioning. It is a sign of women's fertility. मेंस्ट्रुएशन होना तब शुरू होता है जब फीमेल हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। इट इज बेसिकली अ साइन ऑफ वुमेन्स फर्टिलिटी। एवरी मंथ हर बॉडी प्रिपेयर्स फॉर प्रेगनेंसी। इफ नो प्रेगनेंसी अकर्स द यूट्रस और वॉम्ब शेड्स इट्स लाइनिंग। हर मंथ विमेन की बॉडी उसे प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो एग रिलीज किया जाता है वो यूट्रस या वॉम्ब्स की लाइनिंग के थ्रू शेड ऑफ हो जाता है। द मेंस्ट्रुअल ब्लड इज पार्टली ब्लड एंड पार्टली टिश्यूज इनसाइड द यूट्रस। अब ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ये एक्चुअली में कुछ पार्ट ब्लड होता है और कुछ पार्ट टिश्यूज का होता है दैट लाई इनसाइड यूट्रस। Menstrual cycle. The breakdown and removal of inner thick and soft lining of uterus along with the blood vessels is known as menstrual flow या menstruation. जो भी blood vessels का soft lining है उसका धीरे धीरे shed off होना या vaginal bleeding होना, that is known as menstrual flow या menstruation. Menstruation occurs every 28 days because ovulation, that is release of ovum by ovary takes place. ये जो पीरियड है ये हर 28 डेज में रिपीट होता है। बेसिकली एक साइकिल होता है 28 डेज का। 28 डेज के दौरान जो ओव्यूम है वो ओवरीज यानी कि एग्स रिलीज करती है। नाउ द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो साइकिल है सेक्सुअल साइकिल दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं बेस्ड ऑन देयर डे प्लान्स। अब ये क्या होता है, डे 1 to 5 क्या चेंजेस शो करती है बॉडी, आइए देखते हैं।
First day of menstrual bleeding is considered as day 1 of cycle. Your periods can last anywhere from 3 to 8 days, but 5 days is average. Bleeding is usually heaviest on the first 2 days. Day 1 से day 5 वाली जो कैटेगरी है, इसे the most critical माना जाता है menstrual cycle के अंदर. Generally, day 1 उसे माना जाता है जब menstrual bleeding होना शुरू हो जाती है. This can last for 3 to 8 days, but on an average अगर हम देखा जाए तो ये 5 days तक चलता है. Bleeding is usually heaviest on first 2 days. जो पहले 2 दिन हैं इनमें bleeding सबसे ज्यादा होती है. Day 6 to 14, once the bleeding stops, the uterine lining, also called endometrium, begins to prepare the possibility of pregnancy. जैसे ही bleeding रुकती है, जो uterine line है, जिसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से भी जानती है, वो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी के हिसाब से खुद को तैयार करना शुरू कर देती है. यूट्रीन लाइनिंग बिकम्स थिकर एंड एनरिच्ड विद ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स. यूट्रीन लाइनिंग जो है वो अपने आप को थिक कर लेती है विद ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स. डे 14 to 25, somewhere around day 14, an egg is released from one of the ovaries and it begins to journey down the fallopian tube to the uterus. Somewhere around day 14, एक एग रिलीज किया जाता है ओवरीज के द्वारा और वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है. इफ स्पर्म इज प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन अकर्स. अगर उस समय फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा. इन दिस केस, fertilized egg will travel to the uterus and attempt to implant. इस केस में जो fertilized egg है वो यूट्रस की तरफ कैरी फॉरवर्ड होगा और इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. Day 25 to 28, if egg was not fertilized or implanted, hormonal changes signal the uterus to prepare to shed its lining, and egg breaks down and shed along with the lining. अब अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो यूट्रस को सिग्नल करते हैं कि अपनी जो लाइनिंग है उसे शेड करना शुरू करते. एंड दिस लाइनिंग, दिस एग ऑल्सो ब्रेक्स डाउन अलॉन्ग विद द शेड ऑफ लाइनिंग. एंड ये 25 to 28 डेज का पीरियड खत्म होने के बाद डे 1 से वापस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है. मेनोपॉज. मेनोपॉज थर्ड स्टेज है विमेन्स के सेक्सुअल साइकिल की. इसके अंदर क्या होता है? मेनोपॉज अकर्स व्हेन विमेन हैजंट मेंस्ट्रुएटेड इन 12 consecutive months or an year. It can no longer become pregnant naturally. मेनोपॉज एक तरीके से सिग्नल होता है कि जब एक मैच्योर विमेन करीब 12 महीने तक पीरियड्स सफर नहीं करती, एक्सपीरियंस नहीं करती, दैट सिग्निफाइज कि वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती. It usually begins between the age of 45 to 55, but it can develop before or after this age as well. ये जनरली 45 से 55 की एज के बीच में ज्यादा होता है, but it can develop before or after this age as well. Menopause can cause uncomfortable symptoms such as hot flashes, weight gain, etc. मेनोपॉज जो है उसके कारण बहुत सारे ऐसे अनकंफर्टेबल सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि हॉट फ्लैशेस, वेट गेन हो जाना. मोस्ट ऑफ द विमेन ऑफन नीड टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट बिफोर मेनोपॉज. मेनोपॉज हो जाने के दौरान काफी सारे विमेन को मेडिकल अटेंशन भी लेना पड़ता है. बर्थ कंट्रोल. अब बर्थ कंट्रोल क्या है और ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं. बर्थ कंट्रोल ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि जो बढ़ता बर्थ रेट है किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, उसे कंट्रोल करना. बर्थ कंट्रोल इज यूज ऑफ वेरियस डिवाइसेस, एजेंट्स, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सर्जिकल प्रोसीजर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी. बर्थ कंट्रोल ऐसे बहुत सारे ड्रग्स, एजेंट्स, डिवाइसेस, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में है जो कि बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं कंसेप्शन या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए. अब ऐसा करना जरूरी क्यों है? इंडिया
जो है एक डेवलपिंग नेशन है और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जिसके कारण गवर्नमेंट को मुश्किल आ रही है टू प्रोवाइड सफिशिएंट फूड, एडिक्वेट क्लोथिंग, प्रॉपर एजुकेशन टू एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री। सो उस चीज को रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। अ रेंज ऑफ डिवाइसेस एंड ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेन एंड विमेन टू हेल्प प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और डिवाइसेस मौजूद हैं और अवेलेबल हैं दोनों मेन एंड विमेन के लिए। अब ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, लेट्स फाइंड आउट। बर्थ कंट्रोल मेथड्स। Birth control methods are all the methods that are used to prevent pregnancy. प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सारे तरीके, सारे मेथड्स बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। अब फर्टिलाइजेशन ना होने देना टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इस प्रोसेस को कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है। डिवाइस और केमिकल, बेसिकली ड्रग्स जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को इन विमेन, दे आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऑल द बर्थ कंट्रोल मेथड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो हैं उन्हें 3 अलग कैटेगरीज के अंदर हम डाल सकते हैं। बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स। अब ये तीनों क्या हैं, एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बैरियर मेथड्स, methods used for prevention of pregnancy by the physical devices such as condoms and diaphragm। ये दोनों डिवाइसेस बेसिकली फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बाय एक्टिंग अ बैरियर बिटवीन देम। These play an important role for prevention of sexually transmitted diseases such as gonorrhea and AIDS as well। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी कि एसटीडीज से बचाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केमिकल मेथड्स। इन केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, फीमेल यूज 2 टाइप्स ऑफ पिल्स, ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स, which contain hormones that stop ovaries from releasing ovum into oviduct। केमिकल मेथड्स में फीमेल्स जनरली 2 तरीके के पिल्स लेते हैं, ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स। बेसिकली दोनों पिल्स का काम यही होता है वो हार्मोन्स रिलीज करना जो कि ओवरीज को ओव्यूम रिलीज करने से रोकते। वेजाइनल पिल्स कंटेन केमिकल्स दैट आर नोन एज स्पर्मिसाइड्स which kill sperms। It is important that the women on pills should have a regular checkup done by doctors। वेजाइनल पिल्स क्या काम करती हैं, उनके अंदर स्पर्मिसाइड्स होते हैं यानी कि स्पर्म्स को खत्म करने वाले, मारने वाले केमिकल्स। अब जनरली जो विमेन इन मेडिसिन का इस्तेमाल करती है दैट शुड कंसल्ट डॉक्टर्स ऑन रेगुलर बेसिस। सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दोनों के लिए ये तरीके अवेलेबल होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, वेसिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसिक्टोमी क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट इज कट बाय सर्जरी एंड द कट एंड्स आर टाइड प्रॉपरली, बेसिकली इट प्रिवेंट्स स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट। दिस इज नोन एज वेसिक्टोमी। वेसिक्टोमी जो है ये मेल्स के अंदर जनरली किया जाता है। इसके अंदर स्पर्म डक्ट को कट कर दिया जाता है बाय सर्जरी एंड जो दोनों कट एंड्स हैं उन्हें आपस में टाई कर दिया जाता है प्रॉपरली, ताकि स्पर्म्स जो हैं उन्हें बाहर आने से रोका जा सके। सेम चीज जब फीमेल्स के अंदर की जाती है उसे ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिन्हें हम एसटीडीज के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इनके नाम से पता चलता है वो डिजीजेस जो ट्रांसमिट होती हैं बाय एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यूजुअली पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। द कॉजेज ऑफ एसटीडीज आर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड वायरसेस।
ये 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए. सम कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर साइफिलिस, HIV एंड गोनेरिया. अब ये तीनों क्या हैं, एक बार इनके बारे में बात करते हैं. Syphilis is a bacterial infection. It is often unnoticed in early stages. It can develop on our genitals, anus, mouth. It is painless but very infectious. Syphilis एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो काफी टाइम तक अर्ली स्टेजेस में अननोटिस्ड रह सकती है. ये जनरली हमारे जेनिटल एरिया, एनस या फिर माउथ के ऊपर डेवलप होती है. इट इज जनरली पेनलेस बट इट कुड बी वेरी इन्फेक्शियस. सिम्टम्स क्या हैं इस चीज के? रैशेस, फटीग, फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, वेट लॉस, हेयर लॉस एक्सेट्रा. ये सारे सिम्टम्स अगर किसी भी इंडिविजुअल को हैं तो वो साइफिलिस हो सकता है. लेट स्टेज ऑफ साइफिलिस कैन लीड टू लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल इलनेस, इंफेक्शन इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट डिजीज एंड इवन डेथ. अगर साइफिलिस को ज्यादा टाइम तक इग्नोर किया जाए तो वो ये सारे सिम्टम्स जो कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक हैं इनका रूप भी ले सकता है. साइफिलिस इन्फेक्शन इन अ न्यूबॉर्न बेबी कैन बी फेटल. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन टू बी स्क्रीन्ड फॉर साइफिलिस. जनरली न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अगर साइफिलिस इन्फेक्शन हो जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है. दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन टू बी स्क्रीन्ड फॉर साइफिलिस. If caught early, syphilis can be easily treated with antibiotics. अगर इसे जल्दी या शुरुआती स्टेजेस में पकड़ लिया जाए या डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका इलाज इजीली हो सकता है बाय एंटीबायोटिक्स. HIV can damage the immune system and raise the risk of contracting other viruses or bacteria and certain cancers as well. HIV जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है जिसके जरिए बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड इवन बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर्स हमारे अंदर आ सकते हैं. इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन लीड टू थर्ड स्टेज ऑफ HIV दैट इज नोन एज एड्स. एड्स जो है इसे थर्ड स्टेज ऑफ HIV माना जाता है. अगर इसे काफी टाइम तक अनट्रीटेड रखा जाए तो ये सिचुएशन आ सकती है. In early or acute stages, it is easy to mistake the symptoms of HIV with flu. For example, early symptoms are fever, chills, aches and pains, swollen lymph nodes, sore throat, headache, rashes, etc. ये सारे symptoms को आप easily confuse कर सकते हो कि नहीं कोई flu हुआ होगा, but ऐसा कुछ हो सकता है. Now, people may develop non-specific symptoms as well. ऐसे symptoms जो non-specific हैं जैसे कि recurrent fatigue, fever, headache and stomach issues, ये सारे symptoms भी HIV के हो सकते हैं. There is no cure for HIV yet, but treatment options are always available to manage it. इसे पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता, बट हाँ इस डिजीज को मैनेज जरूर किया जा सकता है स्प्रेड होने से. Early and effective treatment can help people with HIV live as long as those who are without HIV. अगर अर्ली और इफेक्टिव ट्रीटमेंट लिया जाए तो HIV पॉजिटिव इंसान भी उतना ही जिंदा रह सकता है जितना एक HIV नेगेटिव इंसान रह सकता है. प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो लोअर द चांसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज टू द अदर पार्टनर. अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो अदर पार्टनर को यह डिजीज होने का खतरा भी कम हो जाता है. गोनेरिया. Gonorrhea is another common bacterial sexually transmitted disease. It is also known as the clap. Many people with gonorrhea develop no symptoms, but when present symptoms may include infections of urethra, prostate glands or testicles, pelvic inflammatory diseases or infertility. Generally, gonorrhea इतना easily या इतना जल्दी symptoms शो नहीं करता. अगर वो शो करता है तो ये कुछ क्रॉनिक सिम्टम्स को शो करता है. इट इज पॉसिबल फॉर अ मदर टू पास गोनेरिया ऑन टू अ न्यूबॉर्न चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. गोनेरिया कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन टू द बेबी.